आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी घटना की तह तक जाएंगे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दिल्ली की सड़क पर हुई एक मामूली सी बहस कैसे अचानक एक जानलेवा त्रासदी में बदल गई और कैसे उस एक गोली की गूंज से लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों तक एक बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया। आज हम इन सभी तथ्यों को डीकोड करेंगे। चलिए सीधा इस महत्वपूर्ण विषय में प्रवेश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कि इस विश्लेषण को हमने कैसे बांटा है। पहले वो आधी रात का विवाद समझेंगे, फिर उन दोनों व्यक्तियों के बिल्कुल अलग बैकग्राउंड को देखेंगे, उसके बाद पुलिस जांच, इस पर मचे राष्ट्रव्यापी घमासान और आखिर में मुआवजे और उभरती हुई मांगों पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से, एक दर्दनाक आधी रात का विवाद। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली के द्वारका जिले में जाफरपुर कला इलाके का है। ये टाइमलाइन देखिए, सब कुछ कितना सामान्य सा लग रहा था ना। कुछ लोग 1-2 साल के बच्चे की बर्थडे पार्टी खत्म करके लौट रहे थे। रात के करीब 2 बज रहे थे और वे सड़क पर खड़े होकर अपनी कैब का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां मौजूद एक अनजान व्यक्ति से उनकी अचानक बहस शुरू हो जाती है। बात इतनी बिगड़ती है कि बिहारी पहचान को लेकर ताने कसे जाते हैं और फिर अचानक से गोलियां चल जाती हैं। मतलब कुछ ही पलों में पार्टी का पूरा माहौल मातम में बदल गया और इसका नतीजा बेहद खौफनाक था। पिस्तौल से निकली सिर्फ एक गोली और कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। वो गोली 21 साल के पांडव कुमार के सीने को पार करते हुए ठीक उनके पीछे खड़े उनके दोस्त कृष्ण को जा लगी। पांडव की वही मौत हो गई और कृष्ण अब अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, 2 विपरीत प्रोफाइल। इस पूरे मामले को समझने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है घटना के केंद्र में मौजूद इन दोनों लोगों के बैकग्राउंड का जमीन आसमान का अंतर। उस रात एक भयंकर पावर डायनामिक मौजूद था। एक तरफ आरोपी हैं 40 साल के हेड कांस्टेबल नीरज बल्लाहारा। ये कोई आम पुलिस वाले नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस की एलीट एंटी टेरर स्पेशल सेल के ट्रेंड कमांडो हैं, जिनके पास आधिकारिक ग्लॉक पिस्तौल थी। और दूसरी तरफ सिर्फ 21 साल के पांडव कुमार, एक आम नागरिक, एक जोमैटो डिलीवरी एजेंट जो अपने पूरे परिवार का पेट पालने वाले इकलौते सहारे थे। एक हथियारबंद कमांडो और एक निहत्था नागरिक। इनके बारे में थोड़ा और गहराई से जानें तो अंतर और भी चौंकाने वाले लगते हैं। नीरज 2006 से पुलिस फोर्स में है और उनका रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि उन्होंने करमवीर जैसे बड़े गैंगस्टर्स को पकड़वाने में मदद की थी। इसके बिल्कुल उलट पांडव की कहानी एक संघर्षरत युवा की कहानी है। अपनी टीबी से पीड़ित मां का इलाज कराने और परिवार को संभालने के लिए इस लड़के ने 10वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। सोचिए, एक बेदाग रिकॉर्ड वाला ऑफिसर और एक संघर्ष करने वाला मजदूर आमने सामने। घटना के इस दुखद पहलू को समझने के बाद हमारा तीसरा चरण है गिरफ्तारी और जांच। आइए देखते हैं कि प्रशासन ने इसके बाद क्या कदम उठाए। चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ी। सबसे पहले तो आरोपी अफसर को सस्पेंड किया गया। घटना के बाद वो फरार हो गया था, लेकिन कुछ ही घंटों में उसी की अपनी स्पेशल सेल की टीम ने उसे हरियाणा के रोहतक से धर दबोचा। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद करके लोकल पुलिस को सौंप दिया गया और इसके साथ ही वहां मौजूद चश्मदीदों के बयान दर्ज होने शुरू हुए। और इन्हीं बयानों में से एक बेहद अहम खुलासा सामने आया। चश्मदीद रुपेश कुमार, जिनके बेटे का वो जन्मदिन था, उनका ये बयान बहुत कुछ कहता है। उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया कि जब पांडव ने बताया कि वो बिहार से हैं, तो आरोपी और ज्यादा भड़क गया और उसने गोली चला दी। यानी क्षेत्रीय पहचान बताना ही इस जानलेवा हिंसा का सीधा ट्रिगर बन गया। और यहीं से हमारा चौथा पड़ाव शुरू होता है, राजनीतिक परिणाम। एक सड़क पर हुई झड़प अब सिर्फ एक क्राइम सीन नहीं रही थी। मुख्य सवाल यही है कि दिल्ली के एक छोटे से इलाके में हुई ये स्थानीय घटना अचानक प्रवासी पहचान को लेकर एक राष्ट्रीय राजनीतिक लड़ाई में कैसे तब्दील हो गई। बिल्कुल आग की तरह यह मुद्दा दिल्ली से लेकर बिहार तक फैल गया। आइए देखते हैं नेताओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही। विपक्ष की ओर से सबसे तीखा बयान बिहार के नेता तेजस्वी यादव का आया। उन्होंने इसे सीधे तौर पर प्रवासी सुरक्षा के मुद्दे से जोड़ते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में बिहारी होना ही सबसे बड़ा अपराध और देशद्रोह बन गया है। इस एक बयान ने पूरे मामले को एक बड़ा राजनीतिक रंग दे दिया। तेजस्वी यादव ने अपने बात को धार देने के लिए एक खास रणनीति अपनाई। उन्होंने बाकायदा लिस्ट गिनाई कि कैसे दिल्ली के स्थानीय नगर निगम पार्षद से लेकर विधायक, सांसद, दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्र में गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक हर जगह सत्ताधारी पार्टी का ही नियंत्रण या प्रभाव है। विपक्ष का मकसद साफ था, सिस्टम के हर स्तर पर पूर्ण जवाबदेही तय करना।
लेकिन इसी सियासी घमासान के बीच एक सहयोगी दल के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से एक ऐसा बयान आ गया जिसने विवाद को और हवा दे दी। उनका कहना था, मार दिया तो मार दिया, अगर पुलिस की गोली से मरा है तो कोई ना कोई बात जरूर रही होगी। जाहिर है इस बयान की तीखी आलोचना हुई, क्योंकि ऐसा लगा जैसे एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की गंभीरता को कम आंकने की कोशिश की जा रही हो। वहीं एक और दृष्टिकोण केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का देखने को मिला। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को पलटते हुए पिछली सरकारों पर ही निशाना साधा। उनका तर्क था कि दशकों के कुशासन और जंगल राज के कारण ही राज्य की हालत इतनी खराब हुई कि बिहार के नागरिकों को अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तीव्र राजनीतिक बयानबाजी से थोड़ा हटकर अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, मुआवजा और मांगे। जमीन पर क्या ठोस कदम उठाए गए, आइए देखते हैं। पीड़ित परिवार को राहत देने के लिए तुरंत प्रभाव से कुल 8 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की गई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस आर्थिक मदद का ऐलान किया। अगर इस 8 लाख रुपए के फंड पर नजर डालें तो ये किसी एक जगह से नहीं आया। 50% हिस्सा श्रम संसाधन विभाग की तरफ से दिया गया और बाकी 50% मुख्यमंत्री राहत कोष से, जो प्रशासन के अलग अलग विभागों के बीच समन्वय को दर्शाता है। सरकारी मदद के अलावा राजनीतिक स्तर पर भी मदद पहुंचाई गई। लोजपा रामविलास पार्टी की तरफ से पीड़ित परिवार को अलग से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और दी गई, ताकि उस परिवार को कुछ तत्काल सहारा मिल सके। पर बात सिर्फ तत्कालीन राहत तक सीमित नहीं है। इस घटना ने सिस्टम को सुधारने के लिए कई बड़ी और दीर्घकालिक मांगों को जन्म दिया है, जैसे आरोपी अफसर को सख्त से सख्त सजा मिले, प्रवासी मजदूरों के लिए एक अलग समर्पित मंत्रालय बने, जो लोग काम के लिए बाहर जाते हैं उनका बेहतर डेटा ट्रैक किया जाए, और सबसे अहम, दूसरे राज्यों में काम करने वाले प्रवासियों को सुरक्षा की पक्की गारंटी मिले। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बड़ा और चुभने वाला सवाल हम सबके सामने है। क्या इस दुखद घटना के बाद उठा ये राजनीतिक आक्रोश सच में हमारे प्रवासी मजदूरों के लिए कोई सुरक्षित और पक्का सिस्टम बना पाएगा, या फिर जैसे ही न्यूज़ चैनल्स पर कोई नई खबर आएगी ये मुद्दा भी पुरानी फाइलों में कहीं दब कर रह जाएगा? एक मजदूर की जान की असली कीमत क्या है, ये सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।